सबसे पहले बात करते हैं अंतर आणविक बलों के बारे में, यानी कि अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि जो दो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है उसे हम अंतर आणविक बल कहते हैं। तो बिल्कुल यही चीज है, किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य, कोई भी अगर हमारा एक पदार्थ है तो उसमें जो भी अणु है उनके मध्य जो बल कार्य करता है उसे ही हम अंतराण्विक कहते हैं, और ये आकर्षण प्रकृति का होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। और इसी बल के कारण जो भी पदार्थ होता है वो हमारा साम्य अवस्था में होता है नहीं होता है ना। तो अंतराण्विक आकर्षण बल आपको समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं अंतर परमाण्विक आकर्षण बल। ये तो था अंतर आणविक, यानी कि देखो इसके नाम से समझ में आ रहा है, अंतर आणविक यानी कि अणुओं के मध्य लगने वाला बल। एक होता है अंतर परमाण्विक, यानी कि परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल। तो किसी पदार्थ के परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे ही हम अंतर परमाण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं ठोस पदार्थ, यानी कि हमारे जो ठोस पदार्थ होते हैं वो होते क्या हैं। ठोस पदार्थ देखा तो होगा आप लोगों ने, बहुत सारी चीजें ठोस में होती है, ठोस, द्रव्य, गैस होती है ना, तीन अवस्था है। तो तीनों के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। देखो वे पदार्थ जिनमें अंतर आणविक आकर्षण, इस आकर्षण को आप लोग सही कर लेना, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, वे पदार्थ जिनके अणुओं या परमाणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल लग रहा है ना वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत प्रबल होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी आकृति और उनका जो आकार होता है वो आपको अच्छे से पता है कि वो निश्चित होता है नहीं होता भाई। कोई भी ठोस पदार्थ होगा तो उसका आकार भी निश्चित होगा और उसकी आकृति भी निश्चित होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है ना वो इतना ज्यादा प्रबल है कि वो उसके आकार को भी क्या कर रहा है, विरूपित नहीं होने दे रहे हैं। अगर हमने बाहर से कोई फोर्स लगा दिया तो, और उसकी आकृति भी एज इट इज है, तो इनके आकार और जो आकृति होती है वो क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है। प्रत्यास्था ठोस पदार्थों का एक विशेष गुण है। अब ये जो प्रत्यास्था हमारे चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये जो प्रत्यास्था होती है वो हमारे ठोसों का एक बहुत ही विशेष गुण होता है। अब प्रत्यास्था क्या होती है अभी हम जानेंगे। तो आपको ठोस पदार्थ समझ में आया, अंतराण्विक आकर्षण बल समझ में आया, अंतर परमाण्विक आकर्षण बल भी समझ में आए। चलिए अब बात करते हैं, एक बल होता है विरूपक बल और एक होता है प्रत्यानयन बल। देखो दो बल आएंगे, इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको क्लियर करके रहना। बहुत बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज हो जाती है ना कि हम जब किसी चीज को विद कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं तो उनमें कंफ्यूज होना बहुत नेचुरल सी बात है। तो एक तो आएगा यहाँ पे विरूपक बल और एक आएगा प्रत्यानयन बल। दोनों बल हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी एक खासियत भी होती है, ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। अगर साम्य अवस्था होती है तो ये परिमाण में समान होते हैं और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं विरूपक बल की। इसको हम आरोपित बाह्य बल भी कह सकते हैं, यानी कि ये आरोपित बाह्य बल ही होता है। तो किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल जो वस्तु के आकार या उसकी आकृति में परिवर्तन कर दे, हमारा विरूपक बल कहलाता है। मतलब ये कि हमारे पास में कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर मैंने कोई बल आरोपित किया, जैसे ये मान लीजिए ये मेरी कोई भी वस्तु है, इसके ऊपर मैंने बल आरोपित किया। तो मैंने जब इसके ऊपर बल आरोपित किया तो इसकी वजह से मेरी इस वस्तु के आकार और इसकी आकृति में जो परिवर्तन हो गया, तो जिस बल के कारण परिवर्तन हुआ उस बल को तो हम कहते हैं विरूपक बल। और ये जो वस्तु है जिससे इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हुआ, हालांकि अभी इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इतना फोर्स इस पे नहीं लगा रही हूँ कि जिसकी वजह से इसका आकार और आकृति परिवर्तित हो जाए। इसके लिए मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो वह आरोपित बाह्य बल जिसकी वजह से हमारी जो वस्तु है उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाए, उसे तो हम कहते हैं हमारा बाह्य आरोपित बल या फिर विरूपक बल। ओके, कि हमारी आकृति डिफॉर्म हो गई, विरूपित हो गई इस वजह से। और इस विरूपक बल के कारण, या फिर ऐसे कह सकते हो कि इसकी आकार और आकृति में जो परिवर्तन आया उसके कारण भी एक बल उत्पन्न होता है, और उसी बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखना। विरूपक बल वो होता है जो आपने बाहर से आरोपित किया, जिसकी वजह से इस वस्तु का आकार, कोई भी वस्तु है उसका आकार और आकृति बदल गई, और वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन के कारण जो बल उत्पन्न हुआ, जो फोर्स उत्पन्न हुआ, उसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। ओके बच्चों, तो अब आप लोग आगे कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम प्रत्यानयन बल, आरोपित बल या विरूपक बल, इन सब का यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको यही क्लियरली समझा रही हूँ कि विरूपक बल क्या चीज है और हमारा प्रत्यानयन बल क्या चीज है। आया आपको समझ में? और साम्य अवस्था में हमारा आरोपित या विरूपक जो बल होता है वो
प्रत्यानयन जो बल होता है उसके समान तो होता है, लेकिन इनकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। ओके, चलिए, तो विरूपक बल समझ में आया। और प्रत्यानयन बल, तो आप लोग नीचे चाहे तो प्रत्यानयन बल की भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लेना। आकार या आकृति में परिवर्तन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे ही हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यास्थता। हमने पढ़ा ना कि अभी अभी कि ठोस जो होता है उनका प्रत्यास्थता एक विशेष गुण होता है। तो अब हम प्रत्यास्थता के बारे में या फिर प्रत्यास्थ विरूपण के बारे में जानते हैं। तो देखो, जब किसी वस्तु के ऊपर हमने कोई भी बाह्य बल, अब बाह्य बल को मैंने क्या नाम दे दिया, विरूपक बल, तो कोई भी बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यदि बाह्य विरूपक बल, अगर मैंने जो भी बल आरोपित किया, अगर मैं उस बल को हटा लूं, आरोपित किया, वस्तु की आकृति के आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब मैंने जो बल आरोपित किया ना, मैंने उसको हटा लिया। अगर उसको हटा लेने के बाद में मेरी वस्तु वापस अपनी जो पहले वाली कंडीशन थी उसमें आ जाती है, तो यदि विरूपक बल को हटाने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में, मूल अवस्था का मतलब क्या, कि आपके बल नहीं लगाने से पहले वस्तु जिस तरह से थी, वापस आपके बल लगा के हटा लेने पर वो वापस उसी कंडीशन में आ गई, तो वस्तुओं के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, वस्तुओं के इसी गुण को हम प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यास्थता। तो कुल मिला के प्रत्यास्थता की छोटी सी और स्वीट सी डेफिनेशन क्या बनी कि किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए और इस बाह्य विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आए, तो वस्तुओं का यह गुण उसकी प्रत्यास्थता कहलाता है। और जो वस्तुएं इस गुण को प्रदर्शित करती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यास्थ वस्तुएं। और मैंने अभी अभी पीछे एक लाइन लिखी थी, वो क्या, कि प्रत्यास्थता ठोस पदार्थों का एक निश्चित गुण होता है। वो इसीलिए लिखी थी क्योंकि ठोस पदार्थों पर आपने कोई बाह्य बल लगाया तो उनकी आकृति आकार में कुछ भी परिवर्तन हुआ, जैसे ही आप उस विरूपक बल को हटा लेते हो तो वापस वो अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। इसीलिए प्रत्यास्थता ठोस पदार्थों का क्या होती है, एक विशेष गुण होती है। आया आपको समझ में? तो प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में, वो आपको समझ में आया। चलिए, और जो वस्तुएं इस गुण को दर्शाती है उसे हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। प्रकृति में, अब देखो, अगर आप खुद के लॉजिकल माइंड से सोचो तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पूरी तरह से प्रत्यास्थ है। यानी कि प्रकृति में अगर हम आइडियली बात करें तो हमारी प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है। पूर्णतः प्रत्यास्थ का मतलब क्या, कि आपने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो गया, उस बल को आपने हटा लिया वापस तो वो अपनी मूल अवस्था में लौट आई। ऐसी कोई वस्तु प्रकृति में पूरी तरह से प्रत्यास्थ नहीं होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ चाहे मामूली सा ही हो, 1% हो, 0.1 हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उसमें हल्की फुल्की विकृति तो रह ही जाती है। अगर आप बल को हटा लो तो भी उसमें हल्की फुल्की विकृति रह ही जाती है। इसलिए प्रकृति में आइडियली वैसे कोई वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ होती नहीं है। विकृति परिवर्तन के आधार पर स्टील, इस्पात, हाथी के दांत, इनको हम प्रत्यास्थ मान सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो हमारी थोड़ी सी प्रत्यास्थ की श्रेणी में आती है। तो स्टील हुआ, इस्पात हुआ, या हाथी के जो दांत होते हैं उनको हम प्रत्यास्थ मान सकते हैं। चलिए, अब देखो बात करते हैं प्लास्टिक या प्लास्टिकता की, कि आखिर प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिकता क्या होती है। अब देखो, प्लास्टिक और प्लास्टिकता वो होती है कि अगर मैंने किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगाया, जिसमें मैंने कहा विरूपक बल, तो मैंने उस वस्तु के ऊपर विरूपक बल लगाया तो वस्तु विकृत हो गई। ठीक है, उसमें आकार या उसके आकृति में परिवर्तन आ गया। और अगर मैंने उस विरूपक बल को हटा लिया तो भी वस्तु अपनी मूल अवस्था में लौट के नहीं आई। अगर लौट के आ जाती जब तो हम उसको प्रत्यास्थ वस्तु कह देते, लेकिन अगर बल हटा लेने पर भी वस्तु मेरी लौट कर नहीं आई अपनी मूल अवस्था में, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं प्लास्टिक या प्लास्टिकता। तो ऐसे पदार्थ जिन पर बल लगाने पर पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त नहीं कर पाता है, बल लगाने पर पिंड अपनी प्रारंभिक आकार को प्राप्त नहीं कर पाता है और स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है। इसमें देखो कुछ मिसिंग है, आप लिखो, इसमें से लिखिए वे पदार्थ जिन पर बल लगाने पर वह विकृत हो जाता है और बल को हटा लेने पर वह अपनी मूल अवस्था में लौट के नहीं आता है। तो यहाँ मिसिंग है, आप थोड़ा सा लिख लेना। तो ऐसे यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ विकृति रह गई, यानी कि वो डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म मतलब विरूपित हो गया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विकृति रह गई ना, मूल अवस्था में लौट के नहीं आया। तो ऐसी ही वस्तुएं हमारी कहलाती है क्या बच्चों, प्लास्टिक। और इनका जो ये गुण होता है उसे हम प्लास्टिकता कहते हैं। तो एक होता है प्रत्यास्थता और एक होती है प्लास्टिकता। दोनों आपको समझ में आया? चलिए, इसके भी एग्जाम्पल है, प्लास्टिकता के एग्जाम्पल है पंख और पुटी। ये नाम है, कोई वस्तुएं हैं पंख और पुटी, ये आदर्श प्लास्टिक कहलाते हैं। वैसे आदर्श प्लास्टिक वस्तुएं भी
होती नहीं है, लेकिन इनको हम आदर्श प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमने इसमें कहा ना कि इनकी विकृतीय परिवर्तन बहुत कम होता है, तो हम इनको आदर्श की तरह मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में आदर्श चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि नहीं मिलती है और ना हम बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग ध्यान रख लेना, पंख और पुटी वस्तुएं होंगी कोई जो हमारी आदर्श प्लास्टिक कहलाती है, यानी कि आप इनके ऊपर जब बल लगा के हटा लो तो ये विकृत हो जाती है, अपनी साम्य अवस्था में लौट के नहीं आती है, इसलिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार की। हमने प्रत्यास्थ अच्छे से जान ली, अब हम हमारा जो ठोस है उसके प्रत्यास्थ व्यवहार की बात करते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमने क्या किया, हमने स्प्रिंग ली। स्प्रिंग देखी आप लोगों ने, बहुत बार पेन में रिफिल में भी लगी हुई रहती है, देखा आप लोगों ने। स्प्रिंग को आप खींचते हो तो वो खिंच जाती है, जैसे ही आपने उसको छोड़ा, स्प्रिंग को आपने खींचा यानी कि आपने विरूपक बल लगाया तो वो विकृत हो गई। इतनी सी स्प्रिंग होती है तो इतनी हो जाती है, या फिर उसको कंप्रेस करते हो तो छोटी हो जाती है। कंप्रेस मतलब संपीड़ित करते हो। और जैसे ही आपने स्प्रिंग के सिरे को छोड़ दिया यानी कि आपने जो बल लगाया उसको आपने हटा लिया तो वापस अपने साम्य अवस्था में लौट के आ जाती है ना। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ करते हैं जिसमें हम क्या मानते हैं कि स्प्रिंग है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये जो आपको नजर आ रही है ये स्प्रिंग्स हैं, और इन स्प्रिंगों पर एक गेंदों को बांध दिया गया है। इस तरह से हमने बांध दिया, और साम्य अवस्था में हम ये मान रहे हैं कि साम्य अवस्था में भाई इसके अंदर बहुत सारे अणु परमाणु जो भी होंगे उनमें एक अंतराण्विक आकर्षण बल लगेगा, और ये अभी साम्य अवस्था में। तो किसी ठोस में परमाणु या अणु अंतराण्विक बलों के द्वारा आपस में बंधे हुए रहते हैं, तभी तो, जिसकी वजह से तो ये ठोस होता है और स्थिर साम्य अवस्था में होते हैं। तो हमने ये मान लिया कि अभी ये साम्य अवस्था की कंडीशन में है, क्योंकि इनके अणु या परमाणु के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिर है सारे इसके अणु और परमाणु, तो ये साम्य अवस्था में है। अब देखो, लेकिन जब किसी ठोस को, लेकिन आपने जब इसको विरूपित कर दो, विरूपित का मतलब इसके ऊपर कोई भी बाह्य बल लगा दो, तो बाह्य बल लगाने की वजह से विरूपित होगा, तो इसके अणु या जो परमाणु होते हैं, जैसे ही आपने इसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाया तो डेफिनेट सी बात है कि इसके अणु या जो परमाणु है उनके मध्य की जो दूरी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। होएगी नहीं होएगी भाई, इनके अणुओं के मध्य की जो दूरी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी तो ये साम्य अवस्था में तो इतनी दूरी है, आपने बल लगाया तो ये जो दूरी है ये घटेगी या बढ़ेगी, कुछ भी होगी, डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो इसके अणु या परमाणु अपनी साम्य अवस्था से क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, होएंगे ना भाई। जैसे मान लो ये जो गेंद की बॉल थी वो यहाँ आ गई, या फिर ये वाली यहाँ चली गई, तो इनके बीच की दूरी भी में भी कमी आ गई या अंतर आ गया, या फिर ये इनके मध्य जो साम्य अवस्था में जो परमाणु थे वो भी डिस्टर्ब हो गए, होएंगे नहीं होएंगे। चलिए, लेकिन विरूपक बल को हटा लेने पर, लेकिन जैसे ही आपने अपने बल को हटा लिया तो अंतराण्विक बल द्वारा पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को वापस प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ठोस जो होते हैं वो अपने प्रत्यास्थ गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि प्रत्यास्थ का मतलब यही तो होता है कि बल लगाओ तो विकृत हो जाए, लेकिन बल को हटा लेने पर अपनी मूल अवस्था में लौट आए, यही तो होता है ना। तो ठोसों में ऐसा होता है ना। जैसे हमने ये स्प्रिंग है, हमने मान लो इसके ऊपर बाह्य बल लगाया तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, जैसे ही बाह्य बल हटा लिया वापस से ये पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह ठोस जो होता है वो हमारे प्रत्यास्थ व्यवहार को दर्शाते हैं। तो मैंने तो आपको इसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में समझाया, लेकिन आप लोग इसको बुक से जरूर पढ़िएगा। आपकी बुक में इसकी बहुत बड़ी थ्योरी दी हुई है, आप उसको जरूर पढ़िएगा एक बार। ये तो सिर्फ इसका एक फाइनल रिजल्ट था, लेकिन एक बार आप लोग जरूर पढ़ना कि ठोस जो होता है वो किस तरह से हमारे प्रत्यास्थ व्यवहार को दर्शाता है। देखो, बुक आपके लिए ही बनी है, मैं आपको हमेशा बार बार कहती हूँ कि आप लोग बुक जरूर पढ़िए। बुक में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, और आपको किसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए बुक को तो आपको पढ़ना ही चाहिए, भले ही आपको वीडियो से 100% समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा यही गाइड करूंगी कि आप बुक भी जरूर पढ़िए, और मेरे साथ साथ आप टॉपिक वाइज टॉपिक बुक को भी पढ़ते चलोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते चलोगे, तो आपके लिए फिजिक्स सच में इतनी आसान हो जाएगी। जो फिजिक्स बच्चों को बहुत टिपिकल लगती है, बच्चे फिजिक्स से दूर भागते हैं ना, वो बच्चे फिजिक्स में इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे। फिजिक्स सच में बहुत इजी होती है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बेसिस होती है। हम इसको ना रट सकते हैं, ना हम इसको रटने वाली चीज़ इसमें कुछ भी नहीं होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसमें चीज़ों को समझने की, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जरूरत होती है, और जो बच्चे इन दो चीज़ों पर कमांड बना लेते हैं उनके लिए फिजिक्स सबसे ईजी सब्जेक्ट हो जाता है, और ये सच में बहुत ईजी होती है, सिर्फ इसको हम लोगों ने हार्ड बना दिया। ओके बच्चों, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आया कि हमारे जो ठोस होते हैं वो किस तरह से प्रत्यास्थ व्यवहार को दर्शाते हैं। चलिए,
अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा प्रतिबल और विकृति। हमारे टॉपिक का नाम भी यही था, लेकिन अब तक हमने इनके बारे में तो पढ़ा ही नहीं। हम तो अभी तक प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी वगैरह इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रतिबल और विकृति की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिबल को, देन हम पढ़ेंगे विकृति को। देखो दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक है। अगर आपको प्रतिबल समझ में आ गया ना तो आपको विकृति भी आ जाएगी। चलिए देखो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, हमेशा ध्यान रखना कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। इकाई क्षेत्रफल पर कितना प्रत्यानयन बल लगता है उसे ही हम प्रतिबल कहते हैं। तो ये चीज समझ में आई कि प्रतिबल क्या हुआ। आपको हमेशा अगर प्रतिबल चाहिए तो आप ये देख लो कि आपके एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, और बल भी कौन सा, प्रत्यानयन बल। अब देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लोग विरूपक बल के रूप में भी दे सकते हैं। मैंने आपको प्रत्यानयन और विरूपक दोनों बहुत अच्छे से समझाया, और मैंने आपको एक चीज और बताई कि साम्य अवस्था में प्रत्यानयन बल और विरूपक बल परिमाण में समान होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो हम साम्य अवस्था के लिए भी इसकी ये डेफिनेशन और दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड करना, साम्य अवस्था में किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बाह्य बल या विरूपक बल हमारा प्रतिबल कहलाता है, सिर्फ साम्य अवस्था के लिए। ओके, अदरवाइज हमारी जो प्रतिबल की डेफिनेशन है वो तो जनरली यही होती है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। ओके चलिए अब देखो, जैसे मैंने मान लिया कि कोई मेरा ए क्षेत्रफल है, कोई ए क्षेत्रफल, एक कोई पिंड है जिसका क्षेत्रफल है कैपिटल ए। क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए से लिखते हैं ना, इसलिए। और इस पर अनुप्रस्थ काट के लंबवत दिशा में, जो भी इसका अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके लंबवत दिशा में मैंने जो बल है वो है एफ। तो प्रतिबल क्या होता है, एफ अपॉन ए। क्या होता है बच्चों, एफ अपॉन ए। अब देखो एक चीज और यहाँ से समझ में आती है आपको, प्रतिबल। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में अभी एक चीज चल रही होगी कि हमारा जो प्रतिबल है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो बल यानी कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। हमारा जो एफ होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसकी एक निश्चित दिशा होती है और इसका परिमाण भी होता है ना। और हमने पढ़ा भी है, हम लोगों ने लास्ट के चैप्टर्स में बहुत बार बल यूज किया है और बहुत बार हमने एफ के ऊपर वेक्टर ही लगाया है ना। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, प्रतिबल आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। प्रतिबल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों, एफ मेरा वेक्टर क्वांटिटी, एरिया मेरा वेक्टर क्वांटिटी, तो आखिर मेरा प्रतिबल वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं हुआ। हम लोग कहते हैं ना, जैसे आप लोग बात करते हो वेलोसिटी होती है dx ओवर dt, आप कहते हो कि v जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, v मतलब वेग। क्यों, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले से देखें तो टाइम तो मेरा वेक्टर नहीं है, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, यानी कि विस्थापन तो वेक्टर है। इस वजह से ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी और होती भी है। वेग की एक निश्चित दिशा भी होती है और इसका एक परिमाण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बल जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी, एरिया की डायरेक्शन में हमेशा हम लेते हैं, हमारा जो भी प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो हम लेते हैं ना। तो लेकिन ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो हम ये एफ लेते हैं ना, ये एफ हम लेते हैं लंबवत दिशा में लगाया गया बल, यानी कि लंबवत दिशा में जो बल लगाया गया है ना हम वो लेते हैं, ना कि हम हमारा प्रॉपर वाला बल लेते हैं। सिर्फ हम हमेशा चूज करेंगे लंबवत दिशा में लगने वाला बल। और दूसरी चीज ये कि जो प्रतिबल होता है इसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है, मतलब ये कि ये कोई एक निश्चित दिशा में नहीं होता है। अभी आप आगे जानेंगे कि प्रतिबल की कोई भी एक फिक्स दिशा नहीं होती है, जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रतिबल बताइए वेक्टर है कि स्केलर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम जो यहाँ पर बल ले रहे हैं वो वाला बल नहीं ले रहे हैं जो हमारा वेक्टर है, हम उस बल का लंबवत वाला घटक ले रहे हैं, यानी कि लंबवत दिशा में जो घटक है हम उसको चूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। और दूसरा ये कि इसकी कोई प्रॉपर दिशा भी नहीं होती है। अभी हम पढ़ेंगे 3 तरह के प्रतिबल, तो इसकी कोई एक प्रॉपर दिशा भी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक निकालना बहुत आसान। बल का मात्रक होता है न्यूटन, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर की पावर -2 लिख दो, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है ना। ये सब चीजें तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख ली होगी, मुझे उम्मीद है। मात्रक वगैरह निकालना, विमा वगैरह निकालना आप लोगों को बहुत अच्छे से आ चुका है।
तो इसकी विमा आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग निकाल के देखना क्या यही आएगी। करना कैसे है, बल की विमा निकालना, एरिया की विमा निकालना, दोनों को डिवाइड करके टोटल विमा निकाल लेना। तो देखना कि क्या यही इसकी विमा आती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को इनको रटना नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सब चीज़ें निकालना सिखाया है ना। चलिए अब बात करते हैं, एक टैबलेट पॉइंट है, बहुत सारी टैबलेट्स हम लोग अब तक ऑलरेडी फिजिक्स में खा चुके हैं, आगे भी खाने वाले हैं, क्योंकि ये टैबलेट से तो हमारी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। प्रत्यानयन बल का जो मान होता है वो प्रत्यारोपित बल के बराबर और दिशा में विपरीत होता है। मतलब ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रत्यारोपित बल मतलब आरोपित बल मतलब विरूपक बल। तो प्रत्यानयन जो बल होता है साम्य अवस्था में वो आरोपित बल या प्रत्यारोपित बल या विरूपक बल के परिमाण में समान और दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। ओके, अब देखो तनित अवस्था में एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल, अगर हमारा जो पिंड है वो तनित अवस्था में है, तनित अवस्था में है, तनित का मतलब होता है कि वृद्धि होना, ठीक है, और संपीड़न का मतलब होता है कमी होना। मतलब या तो वृद्धि हो जाए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लंबाई की बात करूं, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक वायर है, इस वायर पर मैंने नीचे से एक भार लटका दिया। तो अगर मैंने इस वायर पर नीचे से भार लटका दिया तो डेफिनेटली सी बात है कि इस भार की वजह से इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि होगी, तो इसे तो हम कहते हैं तनन। और अगर इसकी लंबाई में कमी हो जाए, मतलब हम बल ऐसे लगा रहे हैं कि इसके लंबाई में कमी हो जाए, इस तरह से बल लगाया तब तो वृद्धि हुई, और इस तरह से बल लगाएंगे तो कमी होगी, तो इसकी लंबाई में कमी हो गई, यानी कि ये संपीड़ित हो गया। तो तनन अवस्था में एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल होता है उसे तो तनन प्रतिबल कहेंगे। सिमिलरली संपीड़ित अवस्था में एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल होता है उसे संपीड़न बल कहते हैं। तो तनन और संपीड़न समझ में आया, वृद्धि होए तो तनन, कंप्रेस होए यानी कि संपीड़ित होए तो संपीड़न। ओके बच्चों, चलिए अब देखो आरोपित ये जो हमारा बल होता है ना, इसके आधार पर हम प्रतिबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक होता है अभिलंब या फिर जलीय प्रतिबल, और एक होता है अपरूपण, इसे स्पर्शी भी कहा जाता है, अपरूपण या फिर स्पर्शी प्रतिबल। ओके बच्चों, एक अनुदैर्ध्य, एक अभिलंब इसे हम जलीय भी कहते हैं, और एक अपरूपण इसे हम स्पर्शी भी कहते हैं। तो अब हम इन 3 प्रकार के बारे में अच्छे से जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है। प्रतिबल तो आपको समझ में आ गया, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल हमारा प्रतिबल कहलाता है। अगर हमारा पदार्थ में वृद्धि हो रही है या तनित अवस्था में है तो तनन, और अगर कंप्रेस हो रहा है तो संपीड़ित। ओके, अब हम इन तीनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी कि हमारा अनुदैर्ध्य क्या होता है। अब देखो अनुदैर्ध्य का मतलब ये होता है कि अगर हम, जैसे हमने कोई एक छड़ ले ली, ये हमारी कोई एक छड़ है, जैसे ये हमारी कोई छड़ है जिसकी लंबाई है L, ठीक है, साम्य अवस्था में तो इसकी लंबाई है L। जैसे ही मैंने इस छड़ के ऊपर कोई भार आरोपित कर दिया, जैसे ही मैंने इस छड़ के ऊपर कोई भार लटका दिया, या ऐसे समझ लो भार लटकाने का मतलब क्या हुआ, भार लटका दिया या फिर बल आरोपित कर दिया। तो बल आरोपित करने की वजह से इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा ना। अगर नीचे की ओर है बल तब तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और अगर ऊपर की ओर है तो लंबाई घट जाएगी। तो उस कंडीशन में जो प्रतिबल होता है उसे हम कहते हैं हमारा क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो किसी छड़ या तार के एक सिरे को दृढ़ आधार, मतलब इसका ये सिरा तो दृढ़ आधार से है, और इसे दूसरे सिरे पर हमने जब कोई बल आरोपित किया तो तार के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कितना आरोपित बल, जो भी आरोपित बल होता है उसे ही हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो इसके इकाई क्षेत्रफल पर कितना आरोपित जो बल है वही हमारा क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। मतलब लंबाई वाली कंडीशन में हम अनुदैर्ध्य की बात करेंगे। तो तनन या संपीड़न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। मतलब ये कि अगर इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई तब तो ये तनन अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा, और अगर इसकी लंबाई में कमी हो गई तो ये संपीड़न। अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ तनन और संपीड़न क्या होता है, इसलिए यहाँ पर दोबारा इनके डेफिनेशंस नहीं लिखी गई। संपीड़न क्या हो जाएगा, अगर इसकी लंबाई में कमी हो गई तो इसे हम संपीड़न और अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। ओके बच्चों, तो ये था हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। प्रतिबल तो वही होगा, इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित प्रत्यानयन बल का मान। अब वो डिपेंड करेगा कि आप जो बल आरोपित करो वो किस तरह से कर रहे हो। अगर हमने लंबाई के अकॉर्डिंग किया है तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। बात करते हैं अपरूपण की, इसे हम दूसरा नाम भी कहते हैं स्पर्शीय, ठीक है। तो इसका स्पर्शी प्रतिबल भी इसे कहा जाता है। तो आप लोग दोनों नाम याद रखना। अब देखो स्पर्शी प्रतिबल में क्या होगा, स्पर्शी प्रतिबल में ना तो हमारा जो भी पिंड है या हमारी वस्तु है, ना तो उसके आकार में परिवर्तन होगा और ना ही उसकी आकृति में कोई परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु के एक पृष्ठ को
कोई भी वस्तु ले लो, उसके एक पृष्ठ को आप स्थिर रख दो और उसके सम्मुख जो दूसरा पृष्ठ है उस पर आप कोई क्षैतिज दिशा में बल लगाओ या स्पर्श रेखीय बल लगाओ, तो उस कंडीशन में इकाई क्षेत्रफल पर जो कार्यरत बल होगा उसे ही हम कहेंगे अपरूपण या फिर स्पर्शीय प्रतिबल, क्योंकि हमने क्षैतिज दिशा में या फिर हमारा जो क्षैतिज दिशा है उसमें हमने स्पर्शीय बल आरोपित किया है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं क्या, अपरूपण प्रतिबल या फिर हमारा स्पर्शीय प्रतिबल। अब देखो कैसे, इसका एक सीधा सा एग्जांपल आप ले सकते हो। आपकी फिजिक्स की बुक है, जब आप फिजिक्स की बुक को आप लोग इस तरह सामने अवस्था में रख दो और फिर उस पर क्षैतिज दिशा में एक बल लगाओ, तो भले ही आपको दिखाई नहीं देता, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ ही फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मामूली सा ही सही ये जो चीज होती है ये थोड़ी सी विस्थापित हो जाती है। जैसे ये मेरी कोई वस्तु है, इसके ऊपर जब मैंने स्पर्शीय बल लगाया तो ये हल्का सा इधर विस्थापित हो गया, इसका जो ये वाली सरफेस है वो हल्की सी विस्थापित हो गई, यानी कि साम्य अवस्था से ये एक एंगल थीटा पर विस्थापित हो गई। हालांकि इस थीटा का मान बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें ये चीज नेचुरली दिखाई नहीं देती है। जैसे आपने फिजिक्स की बुक पर एग्जाम्पल किया तो आपको नेचुरली ये चीज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये बहुत छोटा होता है, लेकिन ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये विस्थापित हो गई, भाई ये इसकी साम्य अवस्था वाली सरफेस थी इस तरह से, जैसे मान लो ऐसे बनाए तो, और ये इतने आगे चले गए, तो ये जो विस्थापन है इसको मैंने कहा डेल्टा एक्स, और ये जो एंगल है इसको मैंने कहा थीटा। तो ऐसे जो बल होते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्शीय या फिर अपरूपण प्रतिबल। और ये अपरूपण कोण कहलाता है, ये जो कोण होता है इसे हम कहते हैं अपरूपण कोण। अब देखो थर्ड हम बात करते हैं अभिलंब या फिर जलीय प्रतिबल की। तो स्पर्शी आपको समझ में आया, स्पर्श में ना तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ और ना ही इसकी आकृति में, सिर्फ ये थोड़ा सा आगे की ओर विस्थापित हो गई। ओके, अब एक होता है अभिलंब, इसे हम कहते हैं जलीय प्रतिबल, जलीय भी इसका नाम है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको वस्तु के ऊपर लंबवत बल आरोपित किया जाता है, वस्तु के ऊपर आपको लंबवत बल आरोपित करते हैं। इस तरह से चारों दिशाओं में हम एक बल आरोपित करते हैं या लंबवत बल आरोपित किया जाता है, जिसकी वजह से इसका आकार जो है वो तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसके आयतन में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि अब की बार आयतन में चेंज आ गया। देखो जब अनुदैर्ध्य की बात करी तो लंबाई में चेंज आया, जब हमने स्पर्शीय या अपरूपण की बात करी तो ना तो आकार बदला ना ही आकृति बदली, सिर्फ थोड़ा सा विस्थापित हुई ना। और हमारा जो जलीय या फिर जो हमारा अभिलंब जो होता है उसमें हम जब लंबवत, अभिलंब का मतलब है कि इसमें लंबवत आपने जब बल आरोपित किया तो इसका आकार तो नहीं बदला, लेकिन इसके आयतन में परिवर्तन आ गया। पहले वस्तु ये थी तो अब इसके आयतन में परिवर्तन आता है। आकार तो देखो गोल का गोल ही है, लेकिन इसका आयतन परिवर्तित हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आरोपित बाह्य बल वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तो किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत जब बल आरोपित किया जाता है तो आरोपित जो भी बाह्य बल है तथा वस्तु का जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी का ही अनुपात हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। और इस अभिलंब प्रतिबल का एक नाम और है, इसे हम दाब भी कहते हैं। ओके, इसका एक नाम और है, हम इसे क्या कहते हैं, क्योंकि अभिलंब आपतित किया गया इसकी वजह से इसे हम दाब भी कहते हैं। वैसे दाब जो होता है वो भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा जो 10 चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो जब आप जानेंगे कि हमने अभिलंब प्रतिबल को दाब क्यों कहा। ओके, चलिए अब देखो जलीय प्रतिबल भी यही चीज होती है। यदि किसी एक कोई बहुत अधिक दाब वाला कोई द्रव है और उसके अंदर आपने एक कोई ठोस गोला रख दिया, यानी कि आपके पास में एक द्रव है जिसका दाब बहुत ज्यादा है और उसमें आपने जैसे ही ठोस गोला रख दिया तो आप देखोगे कि उसमें उसके आयतन में परिवर्तन आ गया, उसके आकार में चेंज नहीं आया लेकिन उसके आयतन में परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि यह चारों तरफ से संपीड़ित होगा, इस डायग्राम की तरह यह चारों तरफ से संपीड़ित होगा, जिसकी वजह से इसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो पिंड की जो यह स्थिति होती है ना, इसे ही हम जलीय संपीड़न कहते हैं। अब मैंने संपीड़न क्यों कहा, क्योंकि कंप्रेस हुआ, आयतन अगर कम हो रहा है तो कंप्रेस ही तो हुआ, इसलिए हमने इसको जलीय संपीड़न कहा। और अगर बढ़ जाता तो क्या कहते थे, जलीय तनन कह देते ना। तो पिंड की यह स्थिति जलीय संपीड़न कहलाती है। इस स्थिति में ज्यामितीय जो आकृति है उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन आयतन में कमी हो जाती है। पिंड के अंदर आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, जो द्रव द्वारा लगाए गए बलों के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा ना भाई, आरोपित विरूपक बल के कारण आकार और आकृति में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से भी एक बल उत्पन्न होता है, जिसे ही हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, जो हमारे बाह्य बल के बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। तो इस तरह से हम इस कंडीशन को हम जलीय
स्थिति भी कह सकते हैं या जलीय संपीड़न भी कह सकते हैं। और इस कंडीशन में जो प्रतिबल होता है एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत जो प्रत्यानयन बल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जलीय प्रतिबल, या फिर इसका दूसरा नाम है अभिलंब प्रतिबल। ओके बच्चों, हम लोगों ने तीनों प्रकार के प्रतिबल पढ़ लिए। तो देखो, जलीय स्थिति में एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन जो बल होता है उसे ही हम जलीय प्रतिबल कहते हैं। जलीय स्थिति क्या हुई कि या तो इसका आयतन घट गया या फिर इसका आयतन बढ़ गया, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल आरोपित होता है उसे ही हम जलीय प्रतिबल कहते हैं। और इसका मान जो होता है इसको हम दाब भी कहते हैं, क्योंकि दाब भी यही चीज होती है, P = F/A। ये जो F होता है ये लंबवत लिया जाता है, तो यहाँ पर भी तो हमने F लंबवत ही लगाया। तो जब हम दाब के बारे में पढ़ेंगे तब हम वही डेफिनेशन देंगे, इसलिए इसे हम जलीय दाब भी कहते हैं। चलिए, अब देखो हमने प्रतिबल पढ़ लिए, तीनों तरह के प्रतिबल पढ़ लिए हमने। अब इन्हीं प्रतिबलों के आधार पर विकृति भी होती है। अब देखो सॉरी, विकृति होती क्या है, जब किसी भी पदार्थ के ऊपर आपने कोई बल आरोपित किया, जब आपने उसके ऊपर बल आरोपित किया तो उसका आकार और आकृति में परिवर्तन हो गया। तो वस्तु के आकार और आकृति में जो परिवर्तन होता है, तो पहले उसका आकार, उसके आकार और आकृति में कितना तो उसमें परिवर्तन हुआ और उसका प्रारंभिक आकार क्या था, इनका जो अनुपात होता है वही हमारी विकृति कहलाती है। मतलब ये कि कोई वस्तु है, उस पर आपने बल लगाया तो उसके आकार और आकृति में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को अगर आप उसके प्रारंभिक आकार से डिवाइड कर दो, चाहे फिर वो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो, चाहे वो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, हम उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ आकार में परिवर्तन, आकार या आकृति में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार या आकृति का जो अनुपात होता है उसे ही हम विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विकृति। तो अब देखो, हम तीन तरह की विकृति यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विकृति जो होती है वो होती है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। अब देखो, विकृति जो होती है वो आपकी विमाहीन भी होती है और मात्रकहीन भी होती है। ऐसा क्यों? अब बताओ, आप लोगों को इसके फॉर्मूले से समझ में आ जाना चाहिए। वैसे भी ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोगों ने मात्रक विमा वगैरह पढ़ी थी तो वहां हमने बहुत सारी विमाएं मात्रक सब निकाले थे ना। आकार में परिवर्तन होगा, जैसे मान लो लंबाई में, मान लो कोई वस्तु है उसकी लंबाई में परिवर्तन है डेल एल, पहले लंबाई एल थी, जब हमने उसके ऊपर बल लगाया तो परिवर्तन हो गया डेल एल बटे एल, यही विकृति होगी। भाई कितना परिवर्तन हो रहा है, मैंने मान लो लंबाई में ले लिया और प्रारंभिक लंबाई, अब लंबाई में परिवर्तन होगा वो भी आप मीटर में लोगे ना। भाई इसकी लंबाई 1 मीटर थी, ठीक है, अब 1.2 हो गई, कुछ भी हुई, लेकिन हुई तो मीटर में, प्रारंभिक भी मीटर में लोगे। मीटर से मीटर कट गया तो ना तो इसका कोई मात्रक बचा और ना ही इसकी कोई विमा बची, क्योंकि मात्रक भी नहीं बचा और विमा भी नहीं बचा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विकृति जो होती है वो आपकी एक मात्रकहीन भी होती है और विमाहीन राशि भी होती है। चलिए, अब आरोपित जो बल होता है, आरोपित जो बल है उसके आधार पर विकृति भी 3 प्रकार की होती है। वही अनुदैर्ध्य या फिर तनन विकृति, अनुप्रस्थ या आयतन विकृति, और एक होती है अपरूपण विकृति। अनुप्रस्थ या फिर आयतन विकृति और एक होती है अपरूपण विकृति। बिल्कुल तीनों नाम जो प्रतिबल के थे उसी के आधार पर हम विकृति को जानेंगे। चलिए, पहले बात करते हैं अनुदैर्ध्य की। अगर आपके बाह्य बल के प्रभाव में किसी वस्तु की एकांक, अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है ना, और लंबाई में परिवर्तन को आपने उसकी प्रारंभिक लंबाई से डिवाइड कर दिया, तो आपको जो भी विकृति प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे अनुदैर्ध्य। अब लंबाई अगर बढ़ रही है तो अनुदैर्ध्य तनन विकृति हो जाएगी, लंबाई अगर आपकी घट रही है तो अनुदैर्ध्य संपीड़न विकृति हो जाएगी। वो चीज तो अब आप लोग कर ही सकते हो, आपको समझ में आ चुका है। तो बस लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई का अनुपात कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये क्या होती है? डेल एल अपॉन एल। अब देखो, आपकी बुक में शायद ऐसे दिया हुआ है स्मॉल एल बाई एल, यानी कि उसने प्रारंभिक लंबाई को तो माना है एल और लंबाई में जो परिवर्तन है उसको उसने स्मॉल एल नाम दिया। तो देखो, इन चीजों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ। सिंबल्स को हम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। जो कुछ सिंबल्स है जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहता है, लेकिन बहुत से सिंबल ऐसे होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया, मुझे लंबाई में परिवर्तन चाहिए था तो परिवर्तन डेल एल से ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो हमें अपने आप समझ में आ जाता है फटाफट से कि डेल एल है मतलब चेंज है, और मैंने प्रारंभिक लंबाई को एल ले लिया। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कहलाती है मेरी अनुदैर्ध्य विकृति। अब बताओ, अगर फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन नहीं दे सकते हो ना। चलिए, बाह्य बल लगाने पर यदि लंबाई बढ़ती है तो तनन विकृति हो जाएगी, और अगर आपकी लंबाई घटती है तो संपीड़न हो जाएगी। बहुत ही इजी है ना। चलिए, बात करते हैं अनुप्रस्थ की। अनुप्रस्थ या फिर आयतन विकृति, जो हमने पढ़ा था ना अभी जलीय वाला, जलीय प्रतिबल वाला, बिल्कुल वही। अगर आपके
बाह्य बल लगाने पर, अगर बल लगाने पर आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात होता है उसे ही हम आयतन विकृति कहते हैं। तो आयतन विकृति क्या हो गई? डेल V अपॉन V। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं अपरूपण की। अपरूपण जो पढ़ा था ना हमने, अपरूपण प्रतिबल, उस कंडीशन में जब किसी वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर उसके दूसरे पृष्ठ पर हमने स्पर्शीय बल लगाया तो उस कंडीशन में वस्तु में जो विकृति उत्पन्न हुई उसे ही हम अपरूपण कहते हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हम स्पर्शीय बल लगाते हैं तो ना तो आकार बदलता है ना ही आकृति बदलती है, सिर्फ इसकी जो पृष्ठ होता है वो थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं ना। तो बाह्य पृष्ठ स्पर्शीय बल लगाने पर यदि वस्तु के केवल रूप या आकृति में परिवर्तन हो और लंबाई और आयतन अपरिवर्तित रहे तो इस प्रकार की जो विकृति होती है उसको अपरूपण कहते हैं। मतलब ये कि जब आपने बाह्य स्पर्शी बल लगा दिया तो केवल इसका रूप परिवर्तित हुआ या फिर इसकी आकृति परिवर्तित हुई, लेकिन ना तो इसकी लंबाई बदली और ना ही इसका आयतन बदला। क्योंकि लंबाई बदल जाती तो क्या कहते हैं हम? अनुदैर्ध्य। आयतन बदल जाता तो हम क्या कहते हैं? आयतन विकृति। इन दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसके अलावा जो परिवर्तन हुआ, इसके अलावा जो विकृति उत्पन्न हुई उसे हम कहते हैं हमारी अपरूपण विकृति। अब देखो अपरूपण जो विकृति होती है वो हम उससे निकाल सकते हैं। जो हमारा डायग्राम था ना, यहाँ से ये वाला डायग्राम हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला। ये एंगल अगर थीटा है तो आपको अच्छे से पता है tan थीटा क्या होता है, आप जानते हो LAL अपॉन K है हमारा एक फॉर्मूला है। ये साइन, ये कॉस, ये tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, नहीं होता? लंब बटे आधार। लंब क्या है इसका? लंब हो गया ये, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और ये हो गया इसका आधार। तो ये हो गया इसका आधार। तो लंब बटे आधार, आधार ये दूरी कितनी है? कैपिटल L। तो बताओ tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा आ गया डेल x अपॉन L। अगर मैंने इसकी लंबाई को स्मॉल l माना तो स्मॉल l, यहाँ कैपिटल L है तो आप कैपिटल लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मान के चलते हो। तो tan थीटा आ गया डेल x अपॉन L। अब मैंने आपको बताया कि ये जो थीटा होता है ये बहुत ही छोटा होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आपका tan थीटा छोटा होता है तो जब भी आपका थीटा छोटा होता है तो tan थीटा थीटा की ओर जाता है। कब? जब आपका थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये थीटा करिए, इसको थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। फाई नहीं, हमने थीटा माना है एंगल, तो यहाँ भी आप थीटा करिए, फिर लिखिए tan थीटा टेंस टू थीटा। कब? जब हमारा थीटा छोटा है। तो थीटा बराबर आ गया डेल x अपॉन L। ओके बच्चों, तो यहाँ से ये हमारा अपरूपण कौन कहलाता है? ये हमारी वास्तविक लंबाई है, और ये जो विस्थापन हुआ दोनों पृष्ठों के बीच वो है। ओके, तो ये हो गया हमारा अपरूपण विकृति। ओके बच्चों, तो हमने 3 तरह के प्रतिबल पढ़ लिए और हमने 3 तरह के ही विकृति पढ़ ली ना। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे प्रतिबल है उन्हीं के आधार पर विकृति हुई, क्योंकि हम बल लगाने पर कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न होती है। तो लंबाई में जो विकृति उत्पन्न हुई उसको अनुदैर्ध्य कहा, आयतन में जो विकृति आई उसको आयतन विकृति कहा, और स्पर्श रेखीय बल लगाने पर जो विकृति उत्पन्न हुई उसको हमने अपरूपण विकृति का। और ये थोड़ा सा फॉर्मूला इसका डिफरेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। बाकी औरों के तो क्या थे? डेल L अपॉन L या डेल V अपॉन V था ना, डेल V अपॉन V। यहाँ थोड़ा सा अलग है, डेल x अपॉन L है तो वही परिवर्तन बटे वास्तविक, लेकिन परिवर्तन थोड़ा सा अलग हो गया, और ये थीटा बराबर, तो थीटा बराबर डेल x अपॉन L। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारे हुक के नियम को, जो हमारे प्रत्यास्थता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, जो रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ गया था क्या बच्चों? हुक का नियम। तो बहुत बार पूछा जाता है कि हुक का नियम क्या होता है। तो देखो, हुक का जो नियम होता है वो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर होता है। अभी हम जानेंगे कि हमारी प्रत्यास्थ सीमा क्या होती है। तो प्रत्यास्थ सीमा का मतलब होता है कि कम विरूपण हो, मतलब कि हमारा जो भी हमारा पिंड है वो अपनी मूल अवस्था में लौट आए। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो। तो प्रत्यास्थ सीमा के लिए यह नियम लागू होता है। तो प्रत्यास्थ सीमा के लिए हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे आप प्रतिबल या बाह्य बल बढ़ाते जाते हो विकृति बढ़ती जाती है। सिर्फ किस कंडीशन के लिए? प्रत्यास्थ सीमा या फिर कम विरूपण के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? कम विरूपण या प्रत्यास्थ सीमा के लिए जो प्रतिबल होता है
विकृति के समानुपाती होता है और इसे ही हम हुक का नियम कहते हैं। तो प्रतिबल समानुपाती विकृति आपको बहुत अच्छे से पता है। जब भी समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया के, और इसे कहा जाता है समानुपाती नियतांक या फिर प्रत्यास्थता गुणांक। क्योंकि हम प्रत्यास्थता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रतिबल बराबर आ गया प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति। ओके बच्चों, चलिए अब हम हमारे प्रतिबल और विकृति के बीच में एक एक्सपेरिमेंटली वक्र खींचा गया, हम उस वक्र का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हमें ये वक्र पता है, ऐसा वक्र प्राप्त हुआ जब प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचा गया तो इस तरह का ग्राफ प्राप्त हुआ। इस ग्राफ की हमें स्टडी करनी है कि आखिर ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। तो देखो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से प्राप्त हुआ। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। बिंदु है, एक बिंदु हमने 0 से चलना शुरू किया, इधर हमने विकृति ले ली, इधर हमने प्रतिबल ले लिया। जब इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा गया तो हमें कुछ बिंदु प्राप्त हुए जिनको नाम दिया गया ए बिंदु, बी बिंदु, सी, डी और ई। इन अलग अलग बिंदुओं पर हमें अलग अलग चीजें प्राप्त हुई, इसलिए हम इस ग्राफ को टुकड़ों में डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये ग्राफ पूरा कंटिन्यूअस तो नजर नहीं आ रहा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी कर्व शेप हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक भी कर्व शेप, यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह का, फिर यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह का, कुछ अलग अलग नजर आ रहा है ना। इसलिए हमने इस ग्राफ को टुकड़ों में डिवाइड कर लिया और हमने इनको नाम दे दिए पॉइंट्स को ए, बी, सी, डी और ई। अब हम इन बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि आखिर इन रीजन में, यानी कि इससे इस रीजन में क्या हुआ, ए बी रीजन में क्या हुआ, बी सी रीजन में क्या हुआ, सी डी रीजन में क्या हुआ, डी ई रीजन में क्या हुआ, हम इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देख रहे हो कि इस ग्राफ में ये जो बिंदु है ओ से लेके ए तक देखो तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है नहीं आ रही है? ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब यही तो होता है कि उन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करो तो स्ट्रेट लाइन मिले। इसी चीज को तो समानुपाती कहते हैं ना। तो यानी कि ओ से लेके ए तक हमारा जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती है। यानी कि आपने प्रतिबल जैसे जैसे आपने बाह्य बल आरोपित किया वो बढ़ाते जा रहे हो, आप जो भी लोड है या जो भी बल है उसको बढ़ा रहे हो, तो विकृति भी बढ़ रही है, यानी कि ये समानुपाती है। तो यानी कि ये हुक के नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हुक का नियम यही तो कहता है कि प्रतिबल समानुपाती है विकृति, कहता है ना। तो ओ से ए के बीच का जो कर्व होता है, इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन होता है, यहाँ हुक का नियम फॉलो होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, हुक का नियम फॉलो होता है तो इस कंडीशन में ये है कि अगर आपने जो भी बाह्य बल आरोपित किया है, अगर आप उस बाह्य बल को हटा दो तो पिंड अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। ओके, ये प्रत्यास्था सीमा के अंदर होता है। इसीलिए आप जैसे ही अपने बाह्य बल को हटा लोगे तो जो हमारा पिंड है वो अपनी जिस कंडीशन में था पहले, वो उसी कंडीशन में लौट के वापस आ जाएगा। इसीलिए ये हुक के नियम का पालन करते हैं और इसे हम कहते हैं, जो बिंदु ए है इसे हम कहते हैं आनुपातिक सीमा, यानी कि ये इसकी आनुपातिक सीमा कहलाती है। इस क्षेत्र में ठोस एक प्रत्यास्थ पिंड की तरह व्यवहार करता है। ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार हमने देखा ना, यही तो था कि बाह्य बल हटाया तो वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आया। तो बताओ ये प्रत्यास्थता की तरह व्यवहार कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। चलिए, तो आपको ओ से लेके ए तक का पॉइंट समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं ए से बी। तो डायग्राम को क्लियर कर देते हैं, नहीं तो सारा होचपोच सा हो जाता है, मेरे को समझ ही नहीं आता। अब ए से बी में आप देखो तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, ऐसे कर्व शेप मिल रही है ना। तो ए से बी के क्षेत्र में प्रतिबल तथा विकृति समानुपाती नहीं है, क्योंकि जब कर्व शेप आ गया इट मीन्स प्रतिबल और जो विकृति है वो आपस में समानुपाती नहीं है। जब ये समानुपाती नहीं है, लेकिन फिर भी ये पाया गया कि जैसे ही हमने हमारे प्रतिबल या हमारे लोड को हटा दिया, हमारे बल को हटा दिया, तो पिंड जो होता है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है। इस कंडीशन के लिए भी यह देखा गया कि अगर हम हमारे जो भी हमने बाह्य बल लगाया, हमने उसको हटा दिया, तो भी हमारा जो पिंड है वो अपनी मूल अवस्था में लौट के आ जाता है। इसीलिए इस बिंदु बी को कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा, कि अभी ये अपनी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर है, ये प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित कर रहा है बी तक, ठीक है। और इस बिंदु का दूसरा नाम है पराभव बिंदु, इसे पराभव बिंदु भी कहा जाता है, या फिर प्रत्यास्थ, ये जो सीमा है इसे प्रत्यास्थ सीमा भी कहते हैं। तो बी आपका पराभव बिंदु या प्रत्यास्थ सीमा कहलाता है। और इस सीमा या इस बिंदु के संगत जितना भी आपके प्रतिबल का जो मान होता है वो कहलाता है पराभव सामर्थ्य, कि इसका सामर्थ्य इतना है। तो इस सीमा यानी कि इस बिंदु के संगत जो भी आपका प्रतिबल का मान होता है उसे हम कहते हैं पराभव सामर्थ्य सिग्मा वाई। क्या कहेंगे बच्चों? पराभव सामर्थ्य यानी कि सिग्मा वाई कहेंगे।
ओके, तो इतना आपको समझ में आया। यानी कि इस क्षेत्र के लिए तो ये हुक के नियम का पालन कर रहा है। जब हम ए से बी में चले तो हमें स्ट्रेट लाइन नाम मिलकर थोड़ा सा कर्व शेप मिला, बहुत ज्यादा कर्व शेप नहीं था, ये इतना कर्व शेप था कि हम ये कह सकते हैं कि इस सीमा में भी यह प्रत्यास्था की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी कि लोड को हटा देंगे तो ये वापस अपनी मूल अवस्था में लौट के आ जाता है, इसीलिए हमने इस बिंदु को नाम दिया प्रत्यास्थ सीमा। तो आपको समझ में आ चुका अब तो प्रत्यास्थ सीमा क्या होती है। जब तक वो प्रत्यास्था का गुण प्रदर्शित कर रहा है तो कर रहा है ना, या फिर पराभव बिंदु, और इसके संगत जितना भी प्रतिबल का मान होता है उसे पराभव सामर्थ्य कहा जाता है, कि इसका पराभव सामर्थ्य इतना है। चलिए, हमने 2 स्टडी कर लिया, अब हम बात करते हैं बी और डी के बीच की। जब आप बी और डी पर पहुंचे तो क्या हुआ, मतलब आपने लोड को बढ़ाया, यानी कि आपने अपना जो आरोपित बल था उसको बढ़ाया। जैसे ही आपने आरोपित बल को बढ़ाया तो आपका जो प्रतिबल होता है ना वो आपके पराभव सामर्थ्य से अधिक हो जाता है। होगा नहीं होगा, अभी अधिक हो गया ना, ये देखो यहाँ पे सिग्मा वाई से अधिक ही तो हो गया ही। अब जो भी हमारा प्रतिबल होगा वो इस पराभव सामर्थ्य से अधिक हो गया। हुआ नहीं हुआ, इस रीजन के लिए देखिए कहीं पे भी देख लो, इससे अधिक ही है, ये अधिक है या नहीं है, है ना। तो उस कंडीशन में प्रतिबल में थोड़े से अंतर के लिए, तो फिर अगर आप थोड़ा सा और प्रतिबल लगा दो ना, जैसे आपने लोड को बढ़ा दिया, तो प्रतिबल में थोड़े से गैप के लिए भी आपकी विकृति बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि जरा सा बाह्य बल और आप और आरोपित कर दो तो आपकी विकृति बहुत बढ़ जाती है। तभी तो आपको ऐसा ग्राफ मिला, ये देखो इस तरह से प्रतिबल देखो आपकी विकृति बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। यानी कि प्रतिबल आप चाहे थोड़ा ही बढ़ाओ इस पॉइंट के बाद, लेकिन आपकी जो विकृति होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वक्र का बीडी जो भाग है वो हमारी इस कंडीशन को दर्शा रहा है। आया समझ में। अब मैंने क्या किया, हमारा जो ये बीडी भाग है ना, इसके बीच में मैंने कोई एक बिंदु ले लिया सी, कोई भी, इसके कहीं पे भी, बीच का मतलब मिड नहीं है, इसके कहीं पे भी, इस ग्राफ के कहीं पे भी मैंने एक बिंदु ले लिया सी। जब मैंने सी के ऊपर ये देखा कि मैं अगर लोड को हटा दूं, इस बिंदु सी पर मैंने ये देखा कि अगर मैंने जो भी हमारा लोड या बल लगाया है हमने, मैं उसको हटा दूं तो भी हमारा जो पिंड है वो अपनी मूल अवस्था में लौट के नहीं आ रहा। जब आपका पिंड बल को हटा लेने पर भी मूल अवस्था में लौट के नहीं आता है तो हमने अभी अभी पढ़ा है, उस चीज को हम कहते हैं प्लास्टिकता। यानी कि इस बिंदु पर पिंड अपनी मूल अवस्था में लौट के नहीं आया, उसमें कुछ ना कुछ विकृति रह गई। ये देखो रह गई, इसके संगत इसमें विकृति का मान रह गया, चाहे कितना भी हो लेकिन रह गया, तो ये स्थायी विरूपित हो गया। यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ विकृति रह गई, यानी कि ये स्थायी रूप से विरूपित हो गया, और इसी चीज को हम कहते हैं प्लास्टिकता। इसीलिए इसको हम ये जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं प्लास्टिक आचरण। ओके बच्चों, आया समझ में। ये तो है आपका प्रत्यास्थ आचरण, ये वाला जो पार्ट है इसके और इसके बीच का। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में तो पिंड जो है वो अपनी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसके इसके बीच का नहीं, ये वाला जो पार्ट है ये तो प्रत्यास्थ आचरण को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आप बाह्य बल को हटा लोगे तो पिंड अपनी मूल अवस्था में लौट के आ जाएगा, इसलिए। लेकिन इस वाले भाग के लिए ये स्थायी रूप से विरूपित हो गया, इसलिए हमने इसे कहा प्लास्टिक आचरण, क्योंकि इस कंडीशन में बल को हटा लेने पर भी हमारा पिंड अपनी मूल कंडीशन में लौट के नहीं आ रहा है। तो हमने कोई इसके बीच में एक सी पॉइंट लेके उसके लिए इसको स्टडी किया। तो बिल्कुल ये चीज लिखी हुई है, बी और डी के बीच में कोई बिंदु सी ले लिया तो जब लोड को हटा दिया तो भी पिंड अपनी मूल अवस्था में नहीं आया। इस स्थिति में प्रतिबल 0 हो गया लेकिन विकृति 0 नहीं हुई ना, अर्थात इसमें कोई एक स्थायी विरूपण रह गया। ऐसे विरूपण को हम प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक तक कहते हैं, नहीं कहते हैं, पढ़ लिया हमने अभी। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्राफ में बिंदु डी को, जो हमारा बिंदु डी होता है उसे द्रव्य की चरम तनन सामर्थ्य कहा जाता है, और इसको हम लिखते हैं सिग्मा यू से। ये जो हमारा बिंदु डी है इसे हम कहते हैं क्या, हमारी तनन सामर्थ्य, चरम तनन सामर्थ्य, यानी कि यहाँ तक इसमें तनन सामर्थ्य है, ये इसका चरम पॉइंट है। ओके, अब देखो क्या होता है, इस बिंदु के आगे अगर आपने अपने बल को घटा भी लोगे ना, कहाँ पे, हमारा जो चरम तनन सामर्थ्य है उस बिंदु के आगे अगर आप प्रतिबल को घटा भी रहे हो तो उस कंडीशन में भी हमारी विकृति रहती है, विकृति उत्पन्न होती है, घटाने पर भी उत्पन्न हो रही है। अब तो पहले तो बढ़ाने पर उत्पन्न हो रही थी, अब तो घटाने पर भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन किस पॉइंट के बाद, हमारे डी पॉइंट के बाद। डी पॉइंट के बाद प्रत्यारोपित बल को घटाते हैं तो भी हमारी अतिरिक्त जो विकृति है वो उत्पन्न होती है, और बिंदु ई पर भंजन हो जाता है। भंजन का मतलब टूट जाना, टूट जाएगा ना बिंदु ई तक आते आते, या इसके बाद तक तो ये टूट ही जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है वो हमें कैसा मिला, इस तरह का। देखो घटाए ना हमने, प्रतिबल अब घट रहा है तो भी हमारी विकृति बढ़ रही है, और इस बिंदु तक तो आते आते इसका विभंजन होने लग जाता है। अब देखो अगर डी और ई
आपके जो डी और ई बिंदु बहुत पास पास है, अगर आपके डी और ई, डी का मतलब है कि चरम तनन सामर्थ्य वाला बिंदु, और हमारा जो ई बिंदु हमें मिला वो अगर बहुत पास पास है, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं या ऐसे जो द्रव्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं भंगुर। कहते हो ना भंगुर, कि मारते टूट गया, भंगुर है ये, तो कहते हो ना। और अगर ये दूर है तो इन्हें हम कहते हैं तन्य। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तन्य। यानी कि ये बिंदु अगर पास पास है तब तो हमारा जो द्रव्य है वो भंगुर कहलाएगा, और अगर इनके और इसके बीच का गैप ज्यादा है तो वो उसे हम कहते हैं तन्य। ओके बच्चों, तो ये हमने इस ग्राफ को प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया। इसको हमने टुकड़ों में डिवाइड करा, और टुकड़ों में डिवाइड करके हमने इस ग्राफ को बहुत प्रॉपर्ली समझा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिबल विकृति वक्र को समझाइए। ये यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। पराभव बिंदु क्या होता है, पराभव सामर्थ्य क्या होता है, चरम तनन सामर्थ्य क्या होता है, भंगुर क्या होता है, तन्य क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अगर पूरा ग्राफ प्रॉपर्ली आता है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस के आंसर बिना रटे दे सकते हो ना। इस ग्राफ को आप लोग बिना रटे इसकी थ्योरी लिख सकते हो। अगर आपको मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया तो लिख सकते हो। दोबारा से शॉर्ट में इसको और रिवाइज करते हैं एक बार, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है। देखो क्या, इस वाली कंडीशन ओ से लेके ए तक मुझे एक स्ट्रेट लाइन से मिल रही है। इट मीन्स ये हुक के नियम को फॉलो कर रहा है कि हमारा जो भी प्रतिबल है वो विकृति के क्या है, समानुपाती, तभी तो मिलती है स्ट्रेट लाइन। तो इस कंडीशन में अगर आपने बल को हटा लिया तो पिंड अपनी मूल अवस्था में लौट के आ जाएगा। देखो विकृति 0 आ रही है ना, यानी कि पिंड अपनी मूल अवस्था में लौट के आ गया। ए से बी तक चले तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिल रही, लेकिन थोड़ी सी कर्व शेप मिल रही है। तो उस कंडीशन में भी लोड को हटाने पर ये अपनी मूल अवस्था में लौट के आएगा, ये देखो आएगा ना, बी बिंदु के संगत बी। तो इसीलिए इस बी को कहते हैं हम प्रत्यास्थ सीमा, और इस एक बिंदु को कहा जाता है आनुपातिक सीमा, और इस बी बिंदु को हम पराभव बिंदु भी कहते हैं। और इस बी बिंदु के संगत जो भी प्रतिबल का मान होता है उसे हम सिग्मा बाई पराभव सामर्थ्य कहते हैं। अब हमने देखा कि बी और डी के बीच में हम बात करें तो प्रतिबल के थोड़ा सा मान भी अगर हमने बढ़ाया तो हमने देखा हमारी विकृति बहुत बढ़ गई ना। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया सी, उस पर मैं स्टडी करूं तो मैंने देखा कि सी के ऊपर अगर मैं लोड को हटा दूं, जो भी बल आरोपित कर रहे हैं उसको मैं हटा दूं, तो भी मेरी विकृति 0 नहीं हुई ना। देखो ये यहाँ थोड़ी आई, इसके संगत ये यहाँ आई, यानी कि मेरा जो पदार्थ है वो स्थायी रूप से विरूपित हो गया, यानी कि उसमें प्लास्टिकता आ गई। तो इसे प्लास्टिक आचरण का, और ये है प्रत्यास्थ आचरण। फिर मैंने देखा कि ये जो डी बिंदु है ये चरम तनन सामर्थ्य है। इस डी बिंदु के बाद अगर मैं प्रतिबल को घटा भी रही हूँ, घटी तो रहा है प्रतिबल, अगर मैं मेरे लोड को घटा रही हूँ तो भी मैंने देखा कि विकृति तो बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते ये इस ई बिंदु पर विभंजन हो जाता है। अब भंगुर कब कहेंगे? अगर ये दोनों बिंदु पास है तो ऐसे द्रव्य को हम भंगुर कहते हैं, और अगर ये दोनों बिंदु बहुत दूर है तो ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? तनन कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो ये था इस ग्राफ की स्टडी। बहुत ईजी सा है, आप लोग खुद से भी इसको आसानी से कर सकते हो। अब एक छोटी सी डेफिनेशन हो रहा है, प्रत्यास्थालक क्या होता है? प्रत्यास्थालक क्या होता है? महाधमनी या रबड़ जो होते हैं उन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है। रबड़ को आप खींचते हो तो अत्यधिक विकृति पैदा कर सकते हो ना। तो ऐसे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यास्थालक कहते हैं। तो महाधमनी रबड़ जैसे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है प्रत्यास्थल कहलाते हैं। तो ये था हमारा प्रतिबल और विकृति का पूरा पार्ट, और प्रतिबल और विकृति कर्व को हमने आज बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। हमारे हुक के नियम को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे तो हम लोग गुणांक वगैरह पढ़ेंगे, 2-3 तरह के गुणांक पढ़ेंगे, यंग गुणांक, अपरूपण गुणांक, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।